हेलो एवरीवन, मैं विनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 तक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनेंगे। एक सीरीज मैंने शुरू किया है और पूरे दिसंबर भर मैं ये इसे चलाऊँगा। डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड हो रहा है चैनल पे, तो पीछे के सभी वीडियोज़ को देखिए और अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा लोग। इसी तरह के डेली बेसिस पे यहाँ पे इस चैनल पे मैं करंट अफेयर्स के वीडियोज़ अपलोड करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप भी कोशिश करिएगा, सभी प्रश्नों के लिए 4 ऑप्शंस रहेगा और आखिरी में एक होमवर्क क्वेश्चन भी मैं पूछूंगा। सभी प्रश्नों को डिटेल में डिस्कस करेंगे और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ते हैं तो वहाँ भी इसी तरह के बहुत सारे क्विजेस और बहुत सारे स्टडी मटेरियल पीडीएफ वगैरह मैं प्रोवाइड कराते रहता हूँ। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन पहला आपके सामने है, भारत के नए चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? इसका उत्तर करिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपॉइंटमेंट वाले क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं वनडे एग्जाम में। तो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, अरुण गोयल जी। इनको बनाया गया है भारत का नया इलेक्शन कमिश्नर। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं अरुण गोयल। इनको 19 नवंबर 2022 को देश का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति ने उन्हें इस पद पर नियुक्त किया। अरुण गोयल की नियुक्ति उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होगी। बेसिकली अरुण गोयल यह पंजाब कैडर के 1985 जो बैच है, 1985 बैच, तो उसके ये एक आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं जो अब रिटायर हो गए हैं। वह मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। जो ये भारत निर्वाचन आयोग है ना, इलेक्शन जो कमीशन है, जिसको बोलते हैं ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हिंदी में इसको बोलते हैं भारत निर्वाचन आयोग। यह देश में लोकसभा, राज्यसभा या फिर जो राज्य की विधानसभा के चुनाव होते हैं ना, जिसको बोलते हैं हम लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इन सब के जो है, इसके अलावा राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, सबका चुनाव कराता है। चुनाव आयोग जो होता है ये 3 सदस्यीय, इसमें 3 मेंबर होते हैं, 3 सदस्यीय होता है। एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जो अभी बन गए अरुण गोयल जी, और 2 इलेक्शन कमिश्नर इसमें होते हैं। तो 3 सदस्यीय आयोग में एक चुनाव आयुक्त का पद 15 मई 2022 से खाली है। पूर्व चुनाव आयुक्त जो थे राजीव कुमार शुक्ला ने सुशील चंद्रा के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला था। और चुनाव आयुक्त के रूप में कब तक कार्यकाल होता है? तो बेसिकली चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, या तो मैक्सिमम इसमें आप 6 साल तक रह सकते हैं, या अगर आपकी उम्र 65 वर्ष तक हो जाएगी तो आपको रिटायर्ड होना पड़ेगा, दोनों में से जो भी पहले हो जाए। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। चुनाव आयुक्त का सम्मान और जो वेतन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग के जरिए ही हटाया जा सकता है। अभी तक किसी भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को महाभियोग के जरिए नहीं हटाया गया है। अन्य चुनाव आयुक्तों को भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन के आधार पर राष्ट्रपति हटा सकते हैं, लेकिन आखिरी फैसला राष्ट्रपति पर ही निर्भर करता है। तो ये हो गया सीन। अब अगर हम बात करें इसमें संविधान और चुनाव आयोग का, तो भारत का संविधान का जो भाग 15 है वो चुनाव से संबंधित है। आप पढ़ोगे तो पता चलेगा, जिनमें चुनाव के संचालन के लिए एक आयोग की स्थापना करने की बात की गई है। आर्टिकल है, आप पढ़ना, अनुच्छेद 324 से लेकर और 329 तक, भाग 15 में। इसमें चुनाव आयोग के सदस्यों की शक्तियाँ, कार्य, कार्यकाल, पात्रता, ये सब है। 324 जैसे है आर्टिकल 324, चुनाव आयोग में चुनाव के लिए निहित दायित्व, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण है। फिर 325 आर्टिकल है कि धर्म, जाति और लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल न करने और इनके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान है। 326 में लोकसभा एवं प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। मतलब ये 324 से 329 तक आप पढ़ सकते हो। ईसीआई की हम बात करें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो इसका स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ है। इसीलिए हम लोग 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे भी मनाते हैं। हेडक्वार्टर है इसका निर्वाचन सदन, अशोक रोड, न्यू दिल्ली में। मुख्य चुनाव आयुक्त फिलहाल में कौन है? तो ये है राजीव कुमार है मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। मैंने पहले बताया कि एक तो चीफ हो गए, तो ये तो राजीव कुमार पहले से ही हैं, और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो एक तो अरुण गोयल हो ही गए और दूसरे हैं अनूप चंद्र पांडे। ये 3 लोगों का नाम मैंने बता दिया आपको। गॉट इट? तो इस प्रश्न से संबंधित जितने भी पॉइंट आपको पता होने चाहिए सब मैंने क्लियर कर दिया।
आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। आप ऐसे स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हो चाहोगे तो। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस देश में चर्चित धर्मगुरु अदनान ओख्तार को 8,658 वर्ष कैद की सज़ा सुनाई दी गई है। मतलब ये 70-80 साल ही जीना मुश्किल है और ये देखो कितने वर्ष की सज़ा है। इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुर्की। तुर्की के चर्चित धर्मगुरु अदनान ओख्तार को बेसिकली नवंबर महीने में ही 16 नवंबर 2022 को 8,658 वर्ष कैद की सज़ा सुनाई गई। इस्तांबुल के हाई क्रिमिनल कोर्ट ने अदनान ओख्तार को 13 इनके सहयोगी भी हैं, ये तो हैं ही अदनान ओख्तार, और प्लस इनके साथ 13 अन्य लोग भी, इन सब को 8,658 वर्ष की कैद की सज़ा सुनाई दी गई है। वर्ष 2021 में अदनान पर 10 अलग आरोपों के 1,075 वर्ष की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन अब इस सज़ा को इस सीमा को बढ़ाकर 8,658, मतलब पहले से इन पे जेल में थे ये, पहले जो सज़ा था वो 1,075 वर्ष का था, इतने साल तक जेल में, फिर बाद में इसको बढ़ा के अभी इतना कर दिया गया। अब ये सज़ा क्यों हुई है? तो ये जो अदनान है ना, इसको नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण, रेप, ब्लैकमेल करना, क्रिमिनल गैंग चलाने, राजनीतिक और सैन्य तख्तापलट जैसे आरोपों से लिप्त पाया गया था। इसके अलावा तुर्की के निर्वासित मतलब देश निकाला धर्मगुरु फतुल्लाह गुलेन के साथ भी इसके संबंध देखे गए थे। इसने 2016 में वहाँ की जो है तख्तापलट करने की भी कोशिश की थी, जो असफल हो गया था, और इस असफल सैन्य तख्तापलट में 251 लोग मारे भी गए थे, 2000 से ज़्यादा लोग घायल भी हुए थे। तो इन सारे मामलों को मिला के ये दिया गया है इसको सज़ा। ये ऐसा कहा जा रहा है कि जो तुर्की के इतिहास में ये सबसे लंबी सज़ा है। अदनान को सुनाई गई सज़ा तुर्की के इतिहास में मतलब सबसे लंबी सज़ा तो नहीं, दूसरी सबसे लंबी सज़ा है। इससे पहले तुर्की के एक व्यक्ति को 9,803 वर्ष की सज़ा हुई थी, एक पहले व्यक्ति, मतलब ये दूसरा सबसे बड़ा सज़ा है ये। कौन है अदनान ओख्तार? तो एक धर्मगुरु है, टीवी पर इस्लाम पर प्रवचन देता था, खुद फैशनेबल कपड़े पहनता था और टीवी पर सुंदर लड़कियों के साथ घिरा रहता था। इसने वर्ष 1980 में इस्लामिक स्पीकर के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की थी। कई वर्ष तक उपदेश देने के बाद उसने अपने अदनान सीलर नाम के एक संगठन की स्थापना वगैरह भी किया था। तो आप समझ गए होंगे, तुर्की की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ की करेंसी है टर्की जो है लीरा, राजधानी अंकारा, और राष्ट्रपति हैं रजब तैयब एर्दोगान। गॉट इट? चलो एक सवाल मैं आप लोगों से मैं करूँगा कि दुनिया के किस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा सज़ा दिया गया है? इतिहास में लंबी सज़ा पाने वाले लोगों का नाम बताना है आपको। लाख में भी दिया गया, लाख वर्ष की सज़ा, 30,000 वर्ष की सज़ा, 20,000 वर्ष की सज़ा, 42,000, 34,000, इस तरह की सज़ा दिए गए हैं। तो ये तो अभी 8,000 तो बड़ी कम है। तो सबसे लंबा जो जिसको सज़ा दिया गया उस व्यक्ति का नाम और कितने वर्ष का दिया गया आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। क्वेश्चन है कि डेटा के दुरुपयोग को रोकने के लिए भारत सरकार ने किस बिल के ड्राफ्ट को पेश किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022। याद रखिएगा ये। डेटा के दुरुपयोग को रोकने के लिए भारत सरकार ने किस बिल के ड्राफ्ट को पेश किया है? तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022। अगर इस कानून को कोई भी कंपनी तोड़ती है तो उस पर 500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल इसी तरह का रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। पर्सनल डेटा, इससे रिलेटेड और विस्तार में हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन में। प्रश्न है कि डेटा के दुरुपयोग होने पर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 में अधिकतम कितने रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है? तो ये तो अभी मैंने बता ही दिया, 500 करोड़ रुपए का। भारत सरकार ने बेसिकली नवंबर महीने में ही 18 नवंबर 2022 को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 का ड्राफ्ट आम लोगों के सुझाव के लिए पेश किया है। यह नया बिल लोगों के पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। यह वैलिड उद्देश्य के लिए पर्सनल डेटा को प्रोसेस करने की भी मान्यता देगा। इस ड्राफ्ट के अनुसार डेटा के दुरुपयोग पर 500 करोड़ रुपए तक जुर्माना भी लग सकता है। विधेयक में कानून को अनुपालन और शिकायतों के निपटारे के लिए डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड स्थापित किया जाएगा। डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 के अनुसार जुर्माना राशि 15 करोड़ या कंपनी के वैश्विक कारोबार के 4% में से जो भी ज़्यादा हो उसके बराबर थी। ठीक है, इससे पहले भी 2019 में इस तरह का कुछ बिल आया था, लेकिन उसको रद्द कर दिया गया था और काफ़ी चेंजेस वगैरह उसमें किए गए थे। तो याद रखिएगा, नए ड्राफ्ट में अधिकतम जुर्माना 500 करोड़ का हो सकता है
इसमें कंपनी से डेटा चोरी होने पर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना होगा। गॉट इट? तो याद रखिएगा, ड्राफ्ट में लोगों को अधिकार मिलेंगे, जैसे व्यक्तिगत डेटा के बारे में सूचना का अधिकार, व्यक्तिगत डेटा में सुधार और नष्ट का अधिकार, शिकायत निवारण का अधिकार, ये सारी चीज़ें होंगी। ये कानून विदेश में भी लागू होगा। केंद्र सरकार ने टीवी चैनलों के लिए नई गाइडलाइन जारी की। इसके तहत हर दिन 30 मिनट किस तरह के प्रोग्राम कंटेंट प्रसारित करना अनिवार्य कर दिया गया है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय और सार्वजनिक हित। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9 नवंबर 2022 को गाइडलाइंस फॉर अपलिंकिंग एंड डाउन लिंकिंग ऑफ सैटेलाइट टेलीविजन चैनल्स इन इंडिया 2022 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत चैनलों के लिए राष्ट्रीय और सार्वजनिक हित में कंटेंट प्रसारित करना अनिवार्य हो गया है। नई गाइडलाइंस के तहत प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट का समय जन सेवा और राष्ट्रहित से संबंधित सामग्री प्रसारित करने के लिए दिया जाना चाहिए। इसके लिए चैनलों को कंटेंट तैयार करने के लिए 8 थीम दी गई है। जैसे क्या क्या ये 8 थीम है कि किस बेसिस पे आप कंटेंट तैयार कर सकते हैं। तो शिक्षा और साक्षरता का प्रसार, कृषि और ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, महिलाओं का कल्याण, समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण, पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा, राष्ट्रीय एकीकरण, इस तरह के 8 थीम दे दिए गए हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं गाइडलाइंस में। किसी चैनल को अपलिंक और डाउनलिंक करने की अनुमति रखने वाली कंपनियां राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक प्रासंगिकता के विषय पर एक दिन में कम से कम 30 मिनट की अवधि के लिए सार्वजनिक सेवा का प्रसारण करेगी। याद रखिएगा ये। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के एथलीट कमीशन का चेयरपर्सन किसे चुना गया है? एथलीट कमीशन का चेयरपर्सन, प्रेसिडेंट तो अभी पीटी उषा को बनाया गया है, पहली महिला। मैरी कॉम इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैरी कॉम को 15 नवंबर 2022 को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के एथलीट कमीशन के चेयरपर्सन के रूप में चुना गया है। टेबल टेनिस प्लेयर शरथ कमल को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के एथलीट कमीशन के वाइस चेयरपर्सन, अगर वाइस चेयरपर्सन, ये तो चेयरपर्सन हो गई मैरी कॉम, और वाइस चेयरपर्सन का बात करेंगे तो उनका नाम है शरथ कमल, जो कि टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। मैरी कॉम के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैरी कॉम एक भारतीय मुक्केबाज हैं। ये 6 बार 6 बार जो है वर्ल्ड एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतने वाली एकमात्र महिला मुक्केबाज हैं, जिन्होंने प्रत्येक में पदक जीता है। पहली 7 विश्व चैंपियनशिप और 8 विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले एकमात्र मुक्केबाज पुरुष महिला में भी हैं ये। किस स्टेट से बिलोंग करती हैं भारत के मैरी कॉम? आप हमें कमेंट में बताना। मेटा, जो कि पेरेंट कंपनी है फेसबुक और इंस्टाग्राम की, मूल कंपनी, इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया है मेटा ने? तो संध्या देवनाथन को। सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने 17 नवंबर 2022 को संध्या देवनाथन को मेटा इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। उन्हें अजीत मोहन की जगह, पहले अजीत मोहन थे तो इन्हीं की जगह पे संध्या देवनाथन आई हैं। इन्होंने रिजाइन दे दिया था। संध्या देवनाथन 1 जनवरी 2023 को इस पद को ग्रहण करेंगे। संध्या देवनाथन की अगर हम बात करें तो उन्होंने वर्ष 2000 में दिल्ली विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से एमबीए किया है इन्होंने पढ़ाई में। देवनाथन ने 2016 को मेटा ज्वाइन किया था। 2016 से ये काम कर रही हैं मेटा में। वर्ष 2020 में मेटा के गेमिंग वर्टिकल संभालने के लिए इंडोनेशिया गई थी। मेटा की अगर हम बात करें तो चेयरमैन और सीईओ तो आपको पता ही है, मार्क जुकरबर्ग हैं, और हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, यूएसए में। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स एनआरआई, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की कितनी रैंक रही? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 61st रैंक पे है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में इंडिया। 131 देशों में 61st रैंक पे है इंडिया, आउट ऑफ 131 कंट्रीज। 131 देशों में 61वें स्थान पे है। 2001 इससे पहले वाला 2022 में ना, 2021 में भारत जो है 67th पे था, तो कुछ इंप्रूवमेंट आया है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के प्रयोग और प्रभाव का आकलन करता है। एनआरआई, जिसको बोलते हैं नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स,
NRI रिपोर्ट 4 अलग अलग पिलर्स के प्रदर्शन के आधार पर 131 देशों के नेटवर्क बेस्ड रेडीनेस का आकलन करती है। इसमें टेक्नोलॉजी, पीपल, गवर्नेंस और इम्पैक्ट के आधार पर ये किया जाता है। तो सुधार हुआ है भारत को इसमें। गॉट इट। नंबर 1, नंबर 2 कौन सी कंट्री रही है आप हमें बताना। नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक खेल होता है, नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक खेल के दूसरे संस्करण में किस राज्य को पदक तालिका में शीर्ष स्थान मिला है? तो मणिपुर को। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये सेकंड नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम हुआ इस बार, शिलोंग मेघालय में चल रहा था ये। नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक खेलों का दूसरा संस्करण ये 10 से 16 नवंबर 2022 तक मेघालय में आयोजित हुआ। नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक खेलों का आयोजन मेघालय सरकार और राज्य ओलंपिक संघ ने कराया था। इसमें नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लगभग 3000 जो है पार्टिसिपेंट्स मतलब खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इसमें फुटबॉल, शूटिंग, बास्केटबॉल और अन्य 18 खेल का आयोजन हुआ था। अरुणाचल प्रदेश को वर्ष 2019 में खेलों के दूसरे संस्करण की मेजबानी करनी थी। 2019 में ही होना था, लेकिन कोविड-19 के चलते अब 22 में हुआ है। तो मेघालय की राजधानी शिलोंग में हुआ है। और पहले स्थान पे कौन है? मणिपुर। टोटल 240 पदक जीता मणिपुर ने। और असम जो है इसमें दूसरे स्थान पे है असम। और अरुणाचल प्रदेश तीसरे नंबर पे है। तो पार्टिसिपेंट स्टेट्स नाम ही है नॉर्थ ईस्ट, तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, यही सब खेलते हैं। मणिपुर नंबर 1 पे रहा है। तो राजधानी इम्फॉल, राज्यपाल LA गणेशन और मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह। अगला क्वेश्चन है कि फीफा के अध्यक्ष का नाम बताएं जिन्हें तीसरे कार्यकाल के लिए नवंबर 2022 में नियुक्त किया गया, लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए, यानी कि जो पहले ही थे। जियानी इन्फेंटिनो, यही सही उत्तर होगा। फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो को वर्ष अब ये 2026 तक ये बने रहेंगे फीफा के अध्यक्ष। फीफा जो है ये फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है। तो चुनाव के लिए बेसिकली किसी भी अन्य उम्मीदवार ने उनके खिलाफ चुनौती पेश नहीं की थी, तो यहीं बने रह गए। अभी इनकी उम्र 52 ईयर्स है। गॉट इट। और वर्ष 2019 में भी ये निर्विरोध ही चुने जा रहे हैं। फीफा का अगर हम बात करें तो फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन पूरा नाम है। अध्यक्ष तो हो ही गए जियानी इन्फेंटिनो। ये स्विट्जरलैंड के हैं। स्थापना हुआ है फीफा का 21 मई 1904 को और मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है फीफा का। गॉट इट। चलो आज का सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। फीफा विश्व कप 2022 जो अभी चल रहा है, इसका आयोजन पहली बार किस अरब देश में हो रहा है? ऑप्शन है आपके पास अल्जीरिया, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और मोरक्को। इसका आंसर करिएगा सभी लोग कमेंट सेक्शन में। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, जुड़िए। और इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस पीछे के जो मैं अपलोड कर रहा हूँ डेली बेसिस पे, ये पूरा 2022 का करंट अफेयर्स में करा रहा हूँ एकदम शुरू से, तो उनको देखिए पीछे के भी वीडियोज़ को। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। इसी तरह से आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह जोड़ सकते हैं। सभी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।